फ्रेंड्स, मैं रेनू मैम। बेटा, हम 6 क्लास में पत्र लेखन कर रहे हैं। पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र किए, आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। एक औपचारिक पत्र करेंगे हम, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे, और एक करेंगे हम अनौपचारिक पत्र। तो पत्र है बेटा, हेडिंग है हमारी, अपने मोहल्ले की सफाई की प्रार्थना करते हुए क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये औपचारिक ही पत्र है। तो ये देखो, हमें लिखना किसको है कि अपने मोहल्ले की सफाई की प्रार्थना हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। कि जिस प्रकार से हम स्कूल के लिए प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं ना, उसी तरह से हमें ये स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले एड्रेस, यानी अपना एड्रेस, 526 रघुवीर नगर, नई दिल्ली। तो यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर आप दिनांक लिखेंगे, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा इसके अंदर 8/9/2020। ठीक है बेटा। फिर सेवा में के बाद में आपको किसको लिखना है? ये पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को। किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। फिर दक्षिणी नगर निगम, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली। तो क्योंकि आप नई दिल्ली में, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस क्या लिखा है? नई दिल्ली, रघुवीर नगर, नई दिल्ली। तो यहाँ पर आप जो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं नगर निगम को, तो वो नई दिल्ली में है। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दक्षिणी नगर निगम, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली। फिर लिखते हैं हम विषय। फिर विषय क्या है हमारा? कि मोहल्ले की सफाई की प्रार्थना हेतु। तो रघुवीर नगर में क्षेत्र की सफाई का अभाव, या फिर हम लिख सकते हैं कि मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय, निवेदन है कि हम रघुवीर नगर निवासी गंदगी भरे वातावरण में रहने को विवश हैं। कि निवेदन है, हम रघुवीर नगर के निवासी हैं। क्योंकि आप कहाँ का लिखा है? आपने अपने एड्रेस रघुवीर नगर का लिखा है, तो इसलिए आप वहीं के लिखेंगे कि निवेदन है कि हम रघुवीर नगर के निवासी गंदगी भरे वातावरण में रहने को विवश हैं। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है, नालियों में पानी सड़ रहा है। यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। यदि कभी कोई आता है तो वह पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीकर चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह हैं वो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, नालियों में पानी है वो सड़ रहा है, और कोई भी सफाई कर्मचारी आता है, और अगर कोई आता भी है तो वो ध्यान नहीं देता, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के आराम से गप्पे मारते रहते हैं, यहाँ पे बीड़ी पीकर वहाँ से चला जाता है। यह पूरा क्षेत्र गंदगी का ढेर बना हुआ है। कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो पूरा क्षेत्र है वो गंदगी का ढेर बना हुआ है। मच्छरों का प्रकोप होने के कारण घर घर में मलेरिया और डेंगू के मरीज देखे जा सकते हैं। कि इतना अधिक कचरा होने के कारण यहाँ पर मच्छरों का जो प्रकोप है, मच्छर बहुत अधिक हो गए हैं, और मच्छरों के कारण ही हर घर में डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में इतनी गंदगी देखकर इसे देश की राजधानी कहने में भी शर्म आती है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण कर यहाँ सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। कि आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण करें और यहाँ की सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। भवदीय रविकांत शर्मा, संयोजक, रघुवीर नगर सुधार सभा, नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कि ऊपर आपने अपना एड्रेस, उसके बाद में सेवा में जिसे लिखते हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, फिर विषय, फिर महोदय, और उसके बाद में आपने अपने नगर की, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, आपने वहाँ की सफाई के बारे में बताया कि वहाँ पे किस तरह से गंदगी है। और दूसरे पैराग्राफ में हमने बताया कि यहाँ पर किस कारण से, गंदगी के कारण किस तरह से जो मलेरिया और डेंगू है वो फैल रहा है। और साथ साथ में ये भी कहा है कि आप एक बार इसको, कि ये दिल्ली है जो राजधानी है देश की, फिर भी यहाँ पर इतनी गंदगी है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं एक बार आकर यहाँ का निरीक्षण करें और सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। और उसके लास्ट में आपने धन्यवाद भाव दिए और अपना नाम। तो ये है आपका औपचारिक पत्र। अगला करेंगे हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हमारा पहला पत्र है कि पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में अपने मित्र या अपनी सखी को आमंत्रित कीजिए। कि आपका जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर आप अपने मित्र को या अपनी सहेली को बुलाना चाहते हैं, इसलिए आपको पत्र लिखकर उसे आमंत्रित करना है। तो किस तरह से करेंगे? तो बेटा, अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र में क्या होता है
कि सबसे पहले आपका एड्रेस आता है, फिर आप जिसे पत्र लिख रहे हो, जैसे हम महोदय लिखते हैं ना, तो यहाँ पर महोदय नहीं लिख के हम जिसे पत्र लिखते हैं, जैसे प्रिय मित्र को लिखा तो मित्र आ गया, छोटे भाई को लिखा तो अनुज लिख दिया या प्रिय भाई लिख दिया, सप्रेम नमस्ते, या छोटा भाई है तो आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद या शुभाशीष या शुभाशीर्वाद, इस तरह से लिखते हैं। और अगर कोई बड़े को हम लिख रहे हैं, चाचा जी को, पापा को, तो आदरणीय चाचा जी या आदरणीय पिताजी, और फिर सादर प्रणाम। तो यहाँ पर क्योंकि हम मित्र को लिख रहे हैं तो पहले आप एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है A32 सरोजनी नगर नई दिल्ली, तो आप जो भी एड्रेस चाहें वो लिख सकते हैं। फिर दिनांक, जितनी तारीख को आप लिख रहे हो। प्रिय मित्र रजनीकांत, सप्रेम नमस्ते, तो यहाँ पर फिर अपने मित्र का नाम लिखा कि प्रिय मित्र रजनीकांत सप्रेम नमस्ते, क्योंकि वो दोस्त है इसलिए आप उसको सप्रेम नमस्ते बोल रहे हैं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले सप्ताह दिनांक, तो अब यहाँ पर हम दिनांक देखो, क्योंकि यहाँ हमने जैसे मान लो हमने लिखा 8 तारीख को, ठीक है, 8/9/2020 को हम पत्र लिख रहे हैं, तो आगे लिखेंगे कि तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले सप्ताह दिनांक। तो हम अगर 8 तारीख को लिख रहे हैं तो हम उसको पत्र लिखेंगे तो उसी दिन के लिए तो आमंत्रित नहीं करेंगे, उससे आगे ही होगा कि अगले सप्ताह, यानी अगर हम 8 को कर रहे हैं तो 10/12 को हम लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिख दिया कि 12/9/2020 को मेरा जन्मदिन है, कि तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले सप्ताह दिनांक 12/9 यानी 12 सितंबर 2020 को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम शायद 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 1 घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत केक काटने की रस्म होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक समारोह का आयोजन किया है। अब देखो इसके बाद में है कि समारोह का आयोजन किया है, फिर ये जो कार्यक्रम आपको दे रखे हैं कि कार्यक्रम शायद 6 बजे प्रारंभ हो जाएंगे और इतने बजे, तो आप या तो इसको इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि कार्यक्रम इस प्रकार हैं, शायद 6:30 बजे हवन, फिर गीत संगीत का कार्यक्रम, रात्रि 8:30 बजे केक काटने की रस्म और रात्रि 9 बजे सहभोज। तो या तो आप कार्यक्रमों को इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर आप जैसे इसमें लिखा हुआ है आप ऐसे लिख सकते हैं कि कार्यक्रम शायद 6 बजे प्रारंभ हो जाएंगे, 1 घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत केक काटने की रस्म होगी, रात्रि 8 बजे सहभोज होगा यानी खाना होगा। इस कार्यक्रम में तुम्हें सप्रेम आमंत्रित हो, इस कार्यक्रम में मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। यदि संभव हो तो अपनी बहन को भी साथ ले आना। समय से पूर्व आने का प्रयास करना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। कि तुम इस कार्यक्रम में तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, साथ साथ में अपनी बहन को भी अपने साथ लेकर आना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समय से पूर्व आने का प्रयास करोगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा यानी इंतजार करूँगा। तुम्हारा प्रिय मित्र अक्षत। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फिर अपना नाम लिखोगे। तो आया बेटा ये समझ में कि अनौपचारिक पत्र के लिए सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर दिनांक, फिर आप जिसे लिख रहे हैं यानी मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र, चाचा जी को लिख रहे हैं तो चाचा जी, छोटे भाई को लिख रहे हैं तो अनुज या फिर भाई का नाम। और यहाँ पर अगर छोटे भाई को लिखा है तो आप उसको आशीर्वाद या शुभाशीर्वाद शुभाशीष बोलेंगे। अगर अपने बराबर दोस्त को बोल रहे हैं तो सप्रेम नमस्ते बोलेंगे, और बड़े को किसी को बोल रहे हैं तो सादर प्रणाम लिखेंगे। उसके बाद में आप जो भी बात उसमें बताना चाहते हैं कि किस विषय में है तो उस विषय के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। और अंत में यहीं पे बाईं ओर आप लिखेंगे कि तुम्हारा मित्र प्रिय मित्र है तो मित्र लिख के कि तुम्हारा प्रिय मित्र नाम लिखेंगे। अगर चाचा जी को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय भतीजा, फिर नाम लिख देंगे। और अगर बड़े भाई छोटे भाई को लिख रहे हैं तो तुम्हारा बड़ा भाई, और फिर अपना नाम लिख देंगे। तो ये दोनों ही पत्र बेटा आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as you know, for our essay1 preparation we start our syllabus to continue. So students, in science 50% syllabus will completed. So in today's video we start our essay1 preparation of chapter number 7, living and non-living things. In this chapter students we revise our exercise question answer and long question answer. So students, let's start our revision of chapter number 7 for class 6th. Exercise A, tick the correct option of chapter number 7. First is which of the following is a multicellular organism. इनमें से
जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टेल यू, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल्स। जो 2 सेल से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन ए इज़ अमीबा, option B is human being, option C is paramecium, and option D is none of these. So students, in amoeba and paramecium both are unicellular organism, means amoeba and paramecium are made up only one type of cell, so it is not multicellular organism. But human beings are made up of 2 or more than cells, so the correct answer is human beings. सेकेंड इज रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स अकर्स थ्रू। इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो ऑप्शन ए है लंग्स, बी स्पाइरेकल्स, सी गिल्स एंड डी स्टोमेटा। सो स्टूडेंट्स, इन lungs are present in human beings, not insects. Gills are present in fish. Stomata is present underside of the most of the leaves. जो लीफ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा कहाँ है? प्लांट्स में होता है, लीव्स क्योंकि प्लांट्स की होती है। स्पाइरेकल्स आर द रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, मतलब स्पाइरेकल्स से ही आपके इंसेक्ट में रेस्पिरेशन अकर होता है। सिंपल है, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, स्पाइरेकल्स। थर्ड, द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स आर कॉल्ड। जो लिविंग बींग्स की स्ट्रक्चर यूनिट का क्या मतलब है? जो मेन बेसिक यूनिट है जिससे आपकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्टअप हुआ है। तो ए है सेल, बी मोलिक्यूल, सी टिश्यू एंड डी ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट सेल्स आर मेड अप ऑफ, जो आपके सेल्स है मैनी सेल्स मेड टिश्यूज एंड मैनी टिश्यू मेड्स ऑर्गन और मैनी ऑर्गन्स मेड मोलिक्यूल्स और ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मोलिक्यूल, सेल, तो सबसे जो सेल है सबसे पहले सेल आया, जो सेल है सेल से ही आपके टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ये सब बने थे। तो आंसर होगा आपका स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग आर कॉल्ड सेल्स। ओके, तो सेल्स आंसर होगा इसमें। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिविंग बींग्स। इनमें से कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है लिविंग बींग्स के लिए? लिविंग बींग्स जैसे हम, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब। सो स्टूडेंट्स, ए इज दे ग्रो, बी इज दे रिस्पायर, C they are made up of cells, and D all of these. So students, we know that plants, animal, human beings all grow in their lifespan. They also respire. Plant भी respire करते हैं, हम भी respire करते हैं। C they are made up of cells. All जो plants, animals सब सेल से मिलकर बने होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेल है बेसिक यूनिट है, सबसे पहले सेल से टिश्यू से ऑर्गन, ये सब मिलकर बने होते हैं। सो आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड। हम अपने शरीर से किसी भी वेस्ट को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बी ग्रोथ, सी रिप्रोडक्शन एंड डी एक्सक्रेशन। सो स्टूडेंट्स, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस यू स्टडी और इन प्रीवियस वीडियो दिस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस वाज दैट कि कोई भी किसी भी चीज़, हॉट या कोल्ड चीज़ के अगेंस्ट हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो आपका ये क्या है? एलिमिनेटिंग वेस्ट नहीं होगा। बी ग्रोथ, हम अपनी लाइफ स्पैन में ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उससे कोई भी वेस्ट रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन में लिविंग बींग्स प्रोड्यूस द यंग वंस, लिविंग बींग्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन होता है। एंड डी इज एक्सक्रेशन, तो एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ये एक्सक्रेशन होगा। ठीक है, तो आंसर फिफ्थ का आंसर होगा आपका डी एक्सक्रेशन, क्योंकि एक्सक्रेशन एक प्रोसेस जिसमें वेस्ट को रिमूव किया जाता है बॉडी से। डी इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में फर्स्ट ब्लैंक आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो उससे पहले आप सबसे पहले ब्लॉक्स को रखें, ईंटों को रखते हैं। ठीक है, वो आप क्या होता है? बेस होता है उस चीज़ का। ऐसे ही आप जिंदगी, जो हमारी लाइफ है या लिविंग बींग्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? बेसिक। सो आंसर है सेल। सेल है वो स्ट्रक्चरल, बेसिक, फंक्शनल, फंडामेंटल और बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है लाइफ के।
सेकेंड इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ब्लैंक। अब क्या कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप मिलकर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल है वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो मैंने बताया था आपको पहले ही, सेल काफ़ी सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, काफ़ी सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, अ ब्लैंक गिव राइज टू रिस्पॉन्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्स कोई प्रतिक्रिया देती किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। तो आंसर है स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स करता है किसी चीज़ के अगेंस्ट। फोर्थ इज फिश यूज इट्स ब्लैंक फॉर ब्रीथिंग। जो फिश मछली होती है, जो एक्वेटिक एनिमल होती है, वो क्या इस्तेमाल करती है ब्रीथिंग के लिए। एक्वेटिक वाटर एनिमल्स, और फिश वाटर एनिमल होती है, पानी में रहती है, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, तो फिश है वो गिल्स का इस्तेमाल करती है ब्रीथिंग के लिए, अंडर वाटर में सांस लेने के लिए। फिफ्थ है अर्थवर्म। अर्थवर्म ब्लैंक थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। जो अर्थवर्म की जो स्किन है वो थ्रू इट्स बॉडी सरफेस है। जो अर्थवर्म है ब्रीथ करती है थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। तो यहाँ पे आपका स्किन आएगा ब्रीथ। ठीक है, जो अर्थवर्म है वो ब्रीथ करती है उसकी बॉडी सरफेस पे। बॉडी सरफेस का मतलब है स्किन। तो इसका आपका फिफ्थ का आंसर आएगा ब्रीथ। ठीक है, सी इज राइट, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है प्लांट शो नो मूवमेंट। जो प्लांट है कोई मूवमेंट शो नहीं करता है, इट इज़ करेक्ट। जो प्लांट है वो मूवमेंट शो नहीं करता है। ठीक है, प्लांट जहाँ पे आपने उसको रोक किया है वहीं पे ही वो क्या करता है, मूव करता रहता है, लेकिन वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, सो अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था कि प्लांट कोई मूवमेंट शो नहीं करता है, तो ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, क्योंकि प्लांट है वो मूवमेंट शो करता है। प्लांट है मूवमेंट शो करता है, लेकिन प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करता है, तो ये करता है, सो इसका आपको फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है एक ऑक्सीडाइजिंग और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, जब हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो आपका फूड है वो किससे मिलके बना, वो कार्बन वो ऑक्सीजन से मिलता है। ऑक्सीजन से मिलने के बाद ऑक्सीडाइजिंग के बाद ऑक्सीजन से मिलने के बाद वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करता है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग हो रही है, मतलब CO2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज हो रहा है, टूट रहा है वो। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडाइज और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, इट इज़ ट्रू। थर्ड इज ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं क्या वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। तो आंसर ट्रू है, सभी लिविंग बींग्स एक्सक्रीट करते हैं। फोर्थ है, अमीबा इन इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। So student, I already tell you in tick the correct option that your amoeba is a unicellular organism, means amoeba is made up of only one type of cells. Fifth is all living organism give birth to their young ones. जितने भी living organism होते हैं वो young ones को produce करते हैं। So ये this statement is the definition of reproduction. So we can say that it is true. D is राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। जितने भी स्टेटमेंट है उनमें एक वर्ड का आंसर आपको देना है। फर्स्ट इज चेंज दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी चेंज बदलाव है एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या होगा, स्टिमुलस। जो स्टिमुलस होगा तभी कोई रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स होगा तभी स्टिमुलस होगा। तो ये दोनों जो टर्म आपस में डिपेंडेंट हैं। सेकेंड इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या परफॉर्म करता है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म अ ऑर्गन। हमारी बॉडी में ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये सब क्या ऑर्गन है। तो ये जो टिश्यू है वही हमारे ऑर्गन को फॉर्म बनाता है। थर्ड इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ऑर्गेनिज्म के साइज का उसे हम क्या करते हैं, अब देखिए हम हैं एनिमल है वो बेबी से जो अडल्ट फॉर्म तक जाते हैं तो हमारी क्या हम बढ़ते हैं, हमारी हाइट वेट इंक्रीज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। मतलब हम बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है हमारी। सो इसका वन आंसर है ग्रोथ। फोर्थ इज गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही तरह के कुछ बर्थ यंग वंस को जन्म देना, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है,
इजी है रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आप यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हो, पहले ही आप देख चुके हैं ट्रू फॉल्स में। फिफ्थ इज लिविंग थिंग्स विच हैव जस्ट वन सिंगल सेल। लिविंग थिंग्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो कोई भी एक सिंगल सेल मतलब एक ही सेल से कोई भी लिविंग थिंग मिलकर बना होता है तो हम उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल। So students, in our next video we study about short answer type question. Okay, these 5 questions we study in our previous video. So that's it for today's video. Thank you for listening, students. Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we read our 5th chapter of history, the Vedic age. In this age we read about some facts about later Vedic age. Today we continue our class with the topic megaliths. Megaliths literally means large stone. कि megalith का मतलब क्या होता है, बड़े stone. In some communities there existed a distinct style of burial in which the dead body was buried in large stone graves. कि कुछ कम्युनिटीज़, कुछ सोसाइटीज़ या कुछ समाज ऐसे हैं जिनके अंदर एक अलग ही तरीके से जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी डेड बॉडी को रखा जाता है बड़े बड़े स्टोन्स की। जो आपने देखा होगा ना कि जो डेड बॉडी रखने के लिए लकड़ी का एक बॉक्स सा होता है तो वो लोग स्टोन का बनाते थे। These burials are known as megaliths और megalith graves। और इनको क्या कहते थे, ये burials मेगालिथ और मेगालिथ ग्रेव्स कहलाती थी। मेगालिथ या मेगालिथ लिथिक कब्र कहलाती थी। This culture was one of the earliest culture to use iron in South India, particularly आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कि इस कल्चर में एक अर्लीस्ट, दिस कल्चर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट कल्चर, कि ये जो कल्चर है वो अर्लीस्ट कल्चर है जिसके अंदर आयरन यूज़ होता था साउथ इंडिया में, और पर्टिकुलरली किन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। सच मेगालिथ साइट्स हैव बीन ऑल्सो डिस्कवर्ड इन कश्मीर। कि जो कुछ मेगालिथ साइट्स हैं वो कहाँ खोजी गई है, कश्मीर में खोजी गई है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और उत्तर पूर्वी भारत में। सम ऑफ द मेगालिथ ब्यूरल साइट आर इन नागपुर महाराष्ट्र। कि कुछ जो मेगालिथ साइट, लिथिक ब्यूरल साइट्स हैं जहाँ पे दबाया हुआ है, ये देखिए मेगालिथिक साइट्स की ये बनाई हुई है, ये पत्थर से टैंक टाइप के बनाए हुए हैं, ठीक है, डब्बे से बनाए हुए हैं, और इनके अंदर डेड बॉडीज, सॉरी ये देखिए ये है आपकी पिक्चर कि इसके अंदर ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं और फिर इनको पत्थर से ही ढका हुआ है, ठीक है। तो ये ब्यूरल साइट्स कहाँ पे मिली है, नागपुर में मिली है, महाराष्ट्र में, मस्की कर्नाटका में मिली है, नगर जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में मिली है, एंड आदिनकुलर तमिलनाडु में मिली है। These graves were usually built with large and heavy stone boulders। कि ये जो ग्रेव्स बनाई जाती थी वो बड़े बड़े और भारी भारी स्टोन के जो चट्टानें होती थी उनसे बनाई जाती थी। हाउएवर दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और ये अलग अलग शेप और साइज़ की होती थी। एंड द मेथड ऑफ ब्यूरल ऑल्सो डिफरेंट ओवर डिफरेंट एरिया। और अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के ब्यूरल्स होते थे। इन सम कल्चर द बोन ऑफ द डेड पर्सन वर कलेक्टेड इन एन अर्न एंड बरीड इन द पिट्स। कि कुछ कल्चर्स में क्या होता था कि जो डेड बॉडी होती थी उनकी हड्डियों को इकट्ठा किया जाता था और उनको दफनाया जाता था पिट में, मतलब एक गड्ढे में। समटाइम्स द ग्रेव्स वर मार्क्ड बाई ए सर्किल ऑफ स्टोन अराउंड द प्रीफेरी। कि कुछ टाइम में क्या होता था कि जो ग्रेव वर मार्क्ड बाई ए सर्किल ऑफ स्टोन्स, कि जहाँ पे दफनाया जाता था उसके चारों तरफ, पैराफेरी का मतलब होता है घेरा बनाना, स्टोन्स का एक घेरा बना दिया जाता था। इन सम कल्चर द डेड वर बरीड विद कॉमोडिटीज लाइक पॉटरी, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, वेपन एटसेट्रा। कुछ समाजों में, कुछ कल्चर्स में डेड बॉडी के साथ क्या दफनाया जाता था, पॉटरी, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट, गहने, वेपन, हथियार दफनाए जाते थे। दिस शो दैट दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। इससे क्या पता लगता है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन की
जो में विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, ग्रेव्स विद गोल्ड ज्वेल्स बिलोंग टू द रिच पीपल वाइल दोज विद इनएक्सपेंसिव आइटम बिलोंग टू द पुअर। कि जो ग्रेव्स विद गोल्ड ज्वेल्स, कि जिनकी कब्रों में गोल्ड की ज्वेलरी होती थी, वो पीपल बिलोंग करते थे रिच फैमिली से, और जिन पे इन एक्सपेंसिव मतलब बिना इन एक्सपेंसिव होती है कीमती, और जिन आइटम्स की कोई कीमत नहीं होती थी वो गरीबी को दर्शाती थी। दीज रिपेंस आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ द टाइम। और ये सारी चीज़ें जो रिमेन्स बचे हुए हैं, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं, ये महत्वपूर्ण हैं अंडरस्टैंड करने के लिए उनके जीवन और उनकी सोसाइटी उस टाइम की। I hope students you understand the chapter very well. Today we complete our chapter number 5, the Vedic age, in reading. Now we do the exercise of this chapter. This is the exercise of this chapter. Our first point is fill in the blanks. The Vedic age is also the age of epics. कि जो वैदिक एज है वो ग्रंथों का काल भी कहा जाता है। तो एपिक्स क्या है? रामायण, RAMAYANA रामायण, and MAHABHARATA महाभारता। कि रामायण और महाभारता एपिक की ये एज है। द वर्ड वेदा मीन, कि वर्ड जो वेद वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? विजडम और नॉलेज, WISDOM OR और KNO, ये और तो बीच में लगाए हुए है कि या तो विजडम बुद्धिमता या ज्ञान, KNOWLEDGE विजडम और नॉलेज, ठीक है, कि बुद्धिमता और ज्ञान। थर्ड इज ऋग्वेदा प्रोवाइड अस मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, कि जो ऋग्वेद है वो हमें अर्ली वैदिक एज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फोर्थ इज ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज द आर्यंस कंज्यूम्ड intoxicating drinks such as soma and sura, कि वो सेरेमनीज के टाइम पे क्या पीते थे? सोमा, SOMA सोमा, एंड SURA सूरा। ये दो ड्रिंक्स होती थी जिनको वो पीते थे। फिफ्थ इज डैश वॉज कंसिडर्ड ए मेजर सोशल ओकेजन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, की लेटर वैदिक एज में एक सामाजिक ओकेजन क्या होता था? तो क्या होता था? द कोरोनेशन ऑफ द किंग। कोरोनेशन का मतलब होता है बेटा किसी राजा का राज्याभिषेक, मतलब किसी व्यक्ति को राजा बनाना। जब नया राजा बनता है तो उसका राज्याभिषेक होता है, तो ये वही है द कोरोनेशन ऑफ द किंग, CORONATION कोरोनेशन ऑफ द किंग। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट वेद? क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो कौन सा है? ऋग्वेद। सेकेंड इज द हेड ऑफ द ट्राइब इन द अर्ली वैदिक एज इज नोन एज, कि जो जनजातियाँ होती थी अर्ली वैदिक एज में उनके हेड को क्या कहते थे? किंग कहते थे, पुरोहित कहते थे, राजन कहते थे, सेनानी कहते थे। तो क्या कहते थे? राजन। थर्ड इज इंद्र इज द गॉड ऑफ, इंद्र किसका देवता था? फायर का, अर्थ का, रेन का या विंड का? तो विंड है। द यज्ञ विच इवॉल्व द सेक्रीफाइसेज ऑफ ए हॉर्स इज नोन एज, कि जिस यज्ञ में हॉर्स की सेक्रीफाइस किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? अश्वमेधा। उसके बाद है द लास्ट स्टेज और आश्रम इन ए मैन्स लाइफ इज, कि जो लास्ट स्टेज होती है या लास्ट आश्रम होता है व्यक्ति के जीवन में उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संन्यासा, ब्रह्मचार्या, गृहस्था या वैश्या। तो उसको क्या कहते हैं? संन्यासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मेनियल, हाउस होल्ड, असेंबली, वाटर, फिर इधर है समिति, सोमा, गृहस्था, वरुणा। ठीक है, तो मीनल किसको कहते हैं? सोमा को कहते हैं। मीनल का मतलब है जो पेय पदार्थ होते हैं, तो क्या है? सोमा। हाउस होल्ड मतलब कि घर, जो घर गृहस्थी संभालते हैं उनको क्या कहते हैं? गृहस्था। असेंबली को समिति कहते हैं, और वाटर वरुणा। तो आपको 1 को मैच करना है B से, 2 को मैच करना है C से,
3 को मैच करना है ए से और 4 को मैच करना है डी से. नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स. आवर फर्स्ट इज द वैदिक एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ द एपिक. तो हमारा फर्स्ट जो फिलअप था वो भी यही था कि वैदिक एज को एपिक एज भी कहते हैं, तो दिस इज ट्रू. सेकेंड इज द अथर्ववेद इज द ओल्डेस्ट वेद. तो क्या है, अथर्ववेद ओल्डेस्ट वेद नहीं है, ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है, तो ये फॉल्स है. यम वाज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ डेथ. यम कहते हैं ना कि यमराज लेने आएगा, मतलब कि जब मृत्यु होती है तो कहते हैं यमराज लेने आ गया या यमराज लेने आएगा, तो वो कौन है, मृत्यु का देवता है, तो ये ट्रू है. द फी रिसीव्ड बाय द गुरु वॉज कॉल्ड दक्षिणा. कि जो गुरु के द्वारा जो फीस ली जाती थी उसको दक्षिणा कहते थे. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कर्मा स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एक्शंस. कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये सारी जो चीज़ें थी लेटर वैदिक एज की, तो उससे जो इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एक्शन, अच्छे कार्यों को महत्ता दिलाई. दिस इज ऑल्सो ट्रू. I hope students you understand the chapter and the exercise very well. In next class we do the short question answer of this chapter. Thank you. Have a nice day. Good morning, 6th class student. As you know that in our mathematics class exercise 6.4 is going on. In previous class we have completed question 1, 2 and 3. So today we will start from question number 4. After that we will start our chapter number 14, symmetry. So let's start. Now question number 4, first part. Using decimal convert 85 liter into kiloliter. 85 लीटर को हमें किलोलीटर में कन्वर्ट करना है. मीन्स कि 1 लीटर में कितने किलोलीटर होते हैं हमारे, 1/1000. ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, आपको राइट करना है 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. So 1 liter is equals to 1/1000 किलोलीटर. आपको ये राइट भी करना है कि 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर होते हैं. तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे. लीटर है, लीटर को किलोलीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 85 इज मल्टीप्लाई बाय 1/1000. तो ये क्या बन जाएगा हमारा, किलोलीटर. अब अपॉन में देखो 1000 है, तो इसकी डेसिमल फॉर्म करेंगे. 30 है हमारे पास, तो 3 डिजिट से पहले हम डेसिमल पुट कर सकते हैं, तो इसको हम राइट करेंगे. यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम एक 0 पुट कर लेते हैं. 0.085 किलो लीटर. ये हमारा क्वेश्चन हो गया 0.085 किलो लीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. यूजिंग डेसिमल कन्वर्ट 24 किलोलीटर 36 लीटर इंटू किलोलीटर. अब इसको भी हमें किलोलीटर में कन्वर्ट करना है. तो देखो ये वाला डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी किलोलीटर है. किसको कन्वर्ट करना है, 36 लीटर को हमें किलोलीटर में कन्वर्ट करना है. तो देखो 36 लीटर है, लीटर को किलो में करना है, यानी कि लीटर हमारी छोटी यूनिट और किलो हमारी बड़ी यूनिट है. बड़े में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं हमेशा. तो अब देखो इसको राइट हम इस तरह से करेंगे, 24 किलोलीटर प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 बन गया ये हमारा किलोलीटर. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 24 किलोलीटर प्लस इसको हम डेसिमल फॉर्म में राइट कर लेते हैं 0.036 किलोलीटर. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24.036 किलोलीटर. ऐड किया तो हमारा आंसर ये आ गया है. अब एक और पार्ट करते हैं हम इसी का ही, नेक्स्ट पार्ट. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा, इसके बाद हम थर्ड के बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं. फिफ्थ पार्ट है हमारा 324 मिलीलीटर. 324 मिलीलीटर को हम इंटू लीटर में कन्वर्ट करते हैं. अब देखो मिलीलीटर टू लीटर में कन्वर्ट करना है. अब देखो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं हमारे, 1000 मिलीलीटर होते हैं. ये भी हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है. सो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, 1/1000 लीटर हो जाएगा हमारे पास. अब हमें क्या करना, मिली को लीटर में कन्वर्ट करना, मिलीलीटर को लीटर में. तो अब कर देते हैं हम इसको कन्वर्ट. 324 इज मल्टीप्लाई बाय 1/1000. सो ये बन गया हमारा लीटर. अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करते हैं. तो डेसिमल में करेंगे तो 30 है और 3 हमारे पास डिजिट है, तो ये आ जाएगा
324 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया इसका। एक और पार्ट करते हैं, अब हम करते हैं 7th पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट है हमारे पास 24 लीटर 34 मिलीलीटर। इसको हमें कन्वर्ट करना है लीटर में, इनटू लीटर। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो 24 लीटर 34 मिलीलीटर इनटू लीटर में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 24 तो ऑलरेडी हमारे पास लीटर में है, 34 को हमें चेंज करना मिलीलीटर में। तो करने के लिए क्या करेंगे, 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरह से राइट करेंगे 24 लीटर प्लस में 34 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 लीटर। अब इसको सॉल्व कर दो। 24 लीटर प्लस, अब इसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 0.034 लीटर। ये आ गई डेसिमल फॉर्म। देन हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, हमें ऐड करना होता है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं 24.034 लीटर। ये हमने इसको अब इसको ऐड कर दिया है। तो राइट आंसर क्या आ गया हमारे पास, 24.034 लीटर आ गया है। अब एक लास्ट पार्ट और करते हैं हम इसका, 8th पार्ट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 8th पार्ट। जो बाकी के जो पार्ट्स रह जाते हैं वो आप लोगों के लिए, वो आप लोग को खुद से ट्राई करने हैं। तो लास्ट पार्ट जो हमारा 8th पार्ट है वो है 63 लीटर 25 मिलीलीटर। 63 लीटर 256 मिलीलीटर इनटू लीटर। इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। अब लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये तो ऑलरेडी लीटर में है, सिर्फ हमें चेंज इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 63 लीटर प्लस 256 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा लीटर में। अब हम इसकी करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल में आ जाएगा 0.256 लीटर। देन ऐड करते हैं हम इसके बाद, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 63.256 लीटर। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। तो अभी हमने एक्सरसाइज 6.4 के हमारे सारे पार्ट्स कर दिए। जो पार्ट्स आपके लिए रह गए हैं वो आप लोग को खुद ट्राई करने। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना सिमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। अब हम अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी which refer to the exact match in a shape and size between the two half of an object। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज ये हमारे हैंड्स है, अगर मैं इन हैंड्स को ऐसे ज्वाइन करती हूँ तो देखो ये सिंगल दिख रहा है, एक ही नजर आ रहा है, हमें दूसरा हैंड नजर नहीं आ रहा है। और इनको ऐसे ओपन करती हूँ तो ये दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, दोनों इक्वल हाफ है। और जो बीच का जो ये पार्ट होता है यहाँ पे लाइन, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। इसी तरह से मैं आपको फिगर्स के भी एग्जांपल करके दिखाती हूँ, तो उसमें भी आपको ऐसे ही आएगा। सपोज करो मेरे पास ये एक डायरी है, ये डायरी मैंने आपकी ली हुई है। तो देखो अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ तो इसका जो ये पार्ट है, इसका बैक पार्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है। इसको ओपन करती हूँ और जो बीच में जो ये लाइन होती है, ये इसकी होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, जो एक फिगर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो अब आप लोग को अपनी नोटबुक में पहले सिमेट्री की डेफिनेशन राइट करनी है। सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी विच रेफर टू द एग्जैक्ट मैच इन द शेप एंड साइज बिटवीन 2 हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको ये डेफिनेशन पहले राइट करनी है, इसके बाद हम करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम समझते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग को बुक से राइट करनी है। इसकी डेफिनेशन होती है, अ सिमेट्रिकल फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ अ लाइन डिवाइड अ गिवन फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। वो लाइन जो फिगर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। सपोज हमारे पास ये लेटर सी है, इस सी को अगर मैं इस लाइन से ऐसे, ये एक लाइन है, अगर मैं इस सी को इस डॉटेड लाइन से ऐसे फोल्ड करूंगी तो ये फोल्ड हो जाएगा और इक्वली फोल्ड होगा, एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप भी कर लेगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो नाम होता है, ये लाइन हमारी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जो फिगर को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देती है। तो ये एक 2 हाफ में डिवाइड करती है। अब ये देखो एच है, एच के अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं,
इस लाइन के अलोंग अगर मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती हूँ, तो ये वाला जो स्टैंडिंग पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा, तो इट मीन्स जो ये लाइन है इक्वल हाफ में इसको डिवाइड करती है। अब इसमें हमारे पास एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। अगर मैं इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ये कर दूं तो भी ये हाफ हो गया कि इस वाले पार्ट को मैं यहां ऐसे टर्न कर दूं, इसके अलोंग अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो भी क्या हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा, इक्वली हाफ में डिवाइड बाय। तो सी लेटर में तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हुई है और एच लेटर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई हमारी, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1। 14.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिमेट्रिकल। अब इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं आपको इस तरह से सिमेट्रिकल हमें बताने। एक फिगर हमें इस तरह से दिया हुआ है ऐसे, क्या ये सिमेट्रिकल है? अब आपको चेक करना है, इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दो। अगर मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये सिमेट्रिकल है, तो इसको अगर मैं इस लाइन के अलोंग फोल्ड करती हूँ तो फोल्ड हो जाएगा, ओवरलैप भी करेगा, इक्वली हाफ में डिवाइड हुआ है, तो हम कहेंगे यस इट इज अ सिमेट्रिकल। एक और आपको इस तरह से एरो का एक फिगर दिया हुआ है, एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन में कर रही हूँ ये, तो इस तरह से आपको एक फिगर दिया हुआ है एरो का। इसमें भी आपको बताना है क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी अगर मैं इस तरह से मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ये भी, ये जो लाइन है इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी तो हम इसमें कहेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये सिमेट्रिकल है। एक आपको इस तरह से फ्लावर की शेप दी हुई है, इस तरह से एक फ्लावर की शेप बनी हुई है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो इसमें भी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूं तो ये इक्वली ओवरलैप करेगा। अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूं, इस लाइन के अलोंग अगर फोल्ड करती हूँ तो भी क्या हो जाएगा, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इट मींस ये तीनों ही क्या है, हमारे सिमेट्रिकल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिर्फ यही बताना विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सिमेट्रिकल, तो हम कहेंगे दिस वन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल एंड इज ऑल्सो सिमेट्रिकल फिगर है। तो आपको अपनी नोटबुक में ओनली 2 डेफिनेशन करनी है अभी, सिमेट्री की डेफिनेशन, लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। Now I will tell you the define of verb. Define of verb is verb tells us about verb tells us what a person or thing does. हिंदी में हम बोलें तो वर्ब्स को क्रिया भी कहते हैं। और क्रिया में क्या होता है, क्रिया का अर्थ होता है जो हम कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी काम जैसे अब हम कोई भी काम करते हैं, एक पर्सन और थिंग डज, यानी कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, अ पर्सन यानी कि अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसे हम वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज Maria grows vegetables and herbs in the garden. In this statement we are having grows is the verb and इसमें हमें ये बताया गया है क्रिया। इसमें वर्ब्स फाइंड आउट करने हैं और वर्ब है हमारी ग्रोज। मारिया ग्रोज वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स इन द गार्डन। आइडेंटिफाई वर्ब्स, ग्रोज इज द वर्ब। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस and verbs is of different kinds, as you all know. In different sentences we are using is, has, was, am, are. These words are also verbs, but to complete these
meaning of these sentences, we need another words. So let's start with the kinds of verbs. Now we are having two kinds of verbs. First is transitive and second one is intransitive. We are having different meaning of these two kinds of verbs. Transitive verbs are those verbs needs subject to complete its meaning. To complete its meaning. But in the intransitive verbs, does not need any subject to complete its meaning. It means meaning of the sentences. हम verbs कुछ verbs ऐसी होती है जिनको subject की need होती है to complete the meaning of the sentences, but in intransitive verbs we does not need any subjects to complete its meaning. So for example, transitive verbs के example है Riya baked a cake. इसमें वर्ड है वर्ब बेक्ड. बेक्ड क्या है? वर्ब. और अ केक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट वर्ड यूज अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते तो हमें समझ में कैसे आता कि रिया ने क्या बनाया है? रिया ने कुछ नहीं बनाया. तो इसमें अगर हमने वर्ड बेक्ड यूज़ किया है तो हमें ऑब्जेक्ट की नेसेसरी है, नीड है और हमें इसकी ज़रूरत है. इन इंट्रांजिटिव वर्ब्स एग्जाम्पल बर्ड्स sang. Birds sang means birds गाना गा रही है. तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट से ही हमारे सेंटेंस का मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या है. सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड विद द डिफाइन ऑफ वर्ब एंड two kinds of verbs, and on the basis of these two kinds of verbs we are having a book exercise. Now let's start with the book exercise. Now this is the book exercise. Underline the verbs in these sentences and state whether they are transitive or intransitive. इन सेंस स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है. उन सेंटेंस स्टेटमेंट्स को रीड करके आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये ट्रांजिटिव है या फिर intransitive. Now let's start. टीना likes neither tea nor coffee. अब इसमें वर्ड है likes. likes हमारा क्या है? वर्ब है. लेकिन अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे सेंटेंसेस के, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. सेकेंड सेंटेंस इज गीता कंप्लेन्स फ्रिक्वेंटली. अब इसमें जो कंप्लेन्स वर्ड है ये हमारा क्या है? वर्ब है. और कंप्लेन्स डिड नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट. इट क्लासिफाई दैट दिस इज कंप्लेन्स. कंप्लेन्स कैसी भी हो सकती हैं. सो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. Intransitive verbs. Like this you are going to do this exercise. Third sentence is the coach advised me to practice daily. अब इसमें advised है तो advised word क्या है? verb है. लेकिन इसमें हमें क्या ज़रूरत है? इसकी हमें ऑब्जेक्ट की नीड है तो इसका आ जाएगा ट्रांजिटिव. आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स. स्टूडेंट्स, यू विल राइट इट डाउन द कंप्लीट. Shushan has lived in Paris for many years. Lived is the तो इसमें अगर हम सुशान हैज़ लिव्ड लिखते इन पेरिस तो भी हमारा हो जाता. तो ये क्या है? हमारा ट्रांजिटिव इसमें, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नीड है इन पेरिस.
Manish offered Leena a cake. Offered. So this is intransitive. The sky is overcast. Intransitive. My cousin moved to another city. This moved is the verb. So my cousin moved to another city. This is called transitive. So students, you have to do this exercise like this, and you also do how you are going to do your work. First of all, write it down the name of the chapter, then define of verb and example, then intransitive verb ki define, and then do this book exercise in your fair notebook. Topic, that is direct and indirect objects. We are having two types of objects, direct and indirect objects. Indirect objects. For example, Nisha gave the book to me. तो इसमें जो हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, सो जब हम किसी क्वेश्चन में व्हाट क्वेश्चन का अगर हमें आंसर मिलेगा, व्हाट का जब हमें आंसर मिलेगा क्वेश्चन में, हम अपने मन में सोच के देख लेंगे कि हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, निशा ने क्या गिव किया है, क्या दिया है, बुक। अब इसमें मुझे व्हाट का आंसर मिल रहा है, बुक, तो ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हमें ये आएगा टू, फॉर और फ्रॉम, whom. After the verb, if we are asking about the questions like this, जब हमें किसको दिया है, for किसके लिए दिया है, किसने दिया है, और whom, यानी कि इन क्वेश्चंस का अगर हमें आंसर मिलेगा तो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि इनडायरेक्टली जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाए तो उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और एंड ऑब्जेक्ट्स यू ऑल नो कि हम ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं. सेंटेंसेस वी आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट and end with the object, they are called objects. So we are having two types of objects, that is direct and indirect. Now I will tell you the two, if when we are having two objects, अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस में two objects होते हैं, two ऑब्जेक्ट होते हैं एक ही सेंटेंस में, तो उन सेंटेंसेस को भी हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिटिव. डी ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट्स क्यों कहते हैं, ये हमने जब मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, उसमें भी समझाया था आपको कि डी ट्रांजिटिव क्या होते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. When we are talking about both the objects in one sentence, they are called detransitive. Detransitive verbs. उनको हम detransitive verbs कहते हैं. For an example, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, निशा gave book to me. अब इसमें जो हमारे पास बुक है, हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो ये बुक है, तो बुक का क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. टू मी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर हम क्या कहेंगे, डी ट्रांजिटिव सेंटेंस कहेंगे इस सेंटेंस को. व्हाई? बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द ऑब्जेक्ट्स in a single sentence. So on the basis of direct and indirect objects, we are having a book exercise. Now I will tell you the book exercise. In this related to this book exercise, you will understand very clearly. So let's start. Underline the direct objects and circle the indirect objects in these sentences. इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको सर्कल करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज. First sentence is Anita would not tell me her secret recipe. Is we are talking about what? क्या नहीं बताती. Secret recipe वो नहीं बताते. This is the direct object. Tell to me. To whom? Whom is me. यानी कि कौन नहीं बताती? अनीता. Me is indirect object. So students, I will explain you in Hindi also. So listen very carefully. Anita would not tell me her secret recipe. What? What का जब अगर हमें आंसर पता चलता है कि अनीता क्या नहीं बताती? सीक्रेट रेसिपी. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और what we are asking about to whom. किसको नहीं बताती? me, यानी कि मुझे नहीं बताती. और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस. हैज़ रानी टोल्ड अमन एंड संजू हर प्लान्स. हैज़ रानी टोल्ड यानी कि व्हाट, क्या नहीं बताती? प्लान्स. दिस इज हमारा दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड टू होम? अमन एंड संजू, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अनुराग गेव अस stamps from his collection. What stamps? Gave us for his collection. So for from his collection, this is the, sorry students, stamps को हम underline करेंगे और his collection को हम circle करेंगे. This is called indirect and this is direct. Next is my little sister bought a parrot home from the fair. What we are asking about? तो ये आ जाएगा हमारा direct. From the fair, this is called indirect. Fifth sentence, they wrote a speech for the assembly. अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेंटेंसेस हमारे to whom, for, from यूज़ करेंगे उनके साथ हम indirect यूज़ होगा. तो ये हमारा है इनडायरेक्ट और स्पीच इज द डायरेक्ट. वी रिसाइकल्ड ओल्ड बॉटल्स. ओल्ड बॉटल्स आर डायरेक्ट. डिड रूपम lend you his camera for the picnic. Camera is the direct, for the picnic is indirect. Should Shalini bring mother her sari. शालिनी bring mother यानी कि what? सारी. This is direct. For whom? Mother. Mother is indirect. Okay students, I hope I have completed this book exercise for you. You do this book exercise in your fair notebook and write the define of the transitive verb in your fair notebook. And then you will write it down this exercise. This is your homework. Students, I hope you understand about the direct and indirect objects. Thank you everyone. Good morning students, welcome to online classes for class 6. Students, I am today going to start the revision for the essay 1. तो ये दो बैलून मैन जो आपका चैप्टर है इसका जो है शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि एक बैलून मैन की स्टोरी है कि कैसे वो जो है मार्केट के चौराहे पे खड़े होकर के अपने बैलून्स को बेचता है. ना तो वो धूप देखता है और यहाँ तक कि अपना लंच करना भी भूल जाता है. और इस तरह से जो है ये बैलून मैन की स्टोरी है कि किस तरह से कभी तेज हवा में उसके बैलून उड़ जाते हैं और कभी वो जो है उनको पकड़ने नहीं देता है. सोचता है कि चला कोई बात नहीं, अगर उड़ गया तो उड़ जाने दो. तो इस तरह से जो है वो बीच में चौराहे में खड़े होकर आवाज़ लगाता है और बच्चों को अट्रैक्ट करता है ताकि वो उसके पास आए और उसके बैलून्स को खरीदे. तो ये एक जो है बैलून मैन की स्टोरी है. सो स्टूडेंट, आपका जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है इसमें देखिए, फर्स्ट का देखिए. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, यानी कि मार्केट स्क्वायर चौराहे पे वो खड़ा होता था. तो ये है आपका प्लेस है, एरिया है, स्क्वायर है. तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है. अब नंबर 2 देखिए, यू सी दैम
शाइनिंग फार अवे, तुम उसे दूर से ही चमकता हुआ देख सकते हो। शाइनिंग, फ्लोटिंग एंड गोइंग, तो इसमें शाइनिंग जो है इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर है वो आपको इसमें करना है। अब देखिए वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उन्हें ऊंचा उड़ता हुआ देख सकते हैं। अब इसमें जो है ये फ्लाइंग है, सेलिंग है और मूविंग है, तो सेलिंग इसका एक्यूरेट वर्ड है। अब ट्रू फॉल्स देखिए इसमें, द बैलून मैन कम्स ओनली ऑन मार्केट डेज, ये मार्केट डेज में ही आते थे, तो ये ट्रू है आपका। एंड ही स्टेज इन द मार्केट स्क्वायर, ये भी ट्रू है क्योंकि वो मार्केट के चौराहे पर ही खड़ा होता था। ही होल्ड्स बैलून्स इन डिफरेंट कलर्स, उसके डिफरेंट कलर्स के बैलून्स होते थे, ये भी आपका ट्रू है। द बैलून्स आर टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और धागे से जो है एक दूसरे के साथ बैलून बंधे हुए होते थे, ये भी आपका ट्रू है। द बैलून मैन रियलाइज दैट बैलून्स इन द स्काई, रिलीज द बैलून्स इन द स्काई, अब बैलून मैन जो है स्काई में बैलून को रिलीज यानी कि छोड़ देता था, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वो छोड़ नहीं देता था, बल्कि हवा के झोंके के साथ वो अपने आप जो है स्ट्रिंग से निकलकर उड़ जाते थे। तो अब इसका सी का देखिए आपका क्वेश्चन आंसर, हु व्हेन डज द बैलून मैन कम, तो कब आता था ये, ड्यूरिंग द मार्केट डेज, इसका आंसर क्या है, ड्यूरिंग द मार्केट डेज। नंबर 2 देखिए, व्हाट डज ही होल्ड इन हिज हैंड, वो अपने हाथों पे क्या लेके रखा होता था, लवली बंच ऑफ बैलून्स, बैलून्स को लेके रखता था। नंबर 3 देखिए, व्हाट डज ही नेवर थिंक ऑफ, वो कभी भी क्या नहीं सोचता था, टू हैव अ लंच, वो कभी भी लंच करने के लिए नहीं सोचता था। व्हाट हैपेंड व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, अब जब ज़्यादा तेज हवा आती थी तो क्या होता था, द बैलून टग द स्ट्रिंग्स ऑफ बैलून, वो जो है क्या करता था, जो है बैलून को जो है स्ट्रिंग के साथ बांध कर रखता था। व्हाट डज द पोएट थिंक विल हैपन समडे, पोएट क्या कहता है कि कुछ दिन में क्या हो सकता है, समडे द बैलून मैन लेट द बैलून गो इन द स्काई, कभी कभी क्या होता है कि जब बैलून हवा तेज होती है तो जो है बैलून मैन जो है अपने आप जो है उसको बैलून्स को ऊपर जाने देता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर। अब नंबर सी देखिए, एंटोनिम्स देखिए, ऑलवेज हमेशा का जो है एंटोनिम आपका आएगा नेवर या सेल्डम, और लवली, लवली यानी कि अच्छा, लवली का हो जाएगा अगली या हाइकस, और इसका आ जाएगा सनी, सनी का आ जाएगा डल, सनी यानी कि तेज चमकता हुआ सूरज, सनी का डल, और यह शेडी हो जाएगा इसका। और नंबर 4 देखिए, शाइनिंग, शाइनिंग यानी कि शाइनिंग के चमकना, ग्लोइंग इसका हो जाएगा। और टग का क्या हो जाएगा, टग होता है इसको बांधना, पुश पुल हार्ड, तो ये जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। अब ये देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम्स विद अ वर्ड इन कॉलम ए एंड राइट द रैम इन द कॉलम बी। अब ये है राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड जो है आपको जो मिलते जुलते जो हैं वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इसमें पहला देखिए डेज, डेज का क्या आएगा, स्टेज। और नंबर 2 हो गया बंच, बंच यानी कि गुच्छा, तो इसका बंच का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, लंच। और अब स्मॉल, स्मॉल छोटा का ऑल, स्मॉल एंड ऑल। और गो का शो, तो ब्लो, तो गो का आपका यहाँ पे ब्लो आ जाएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको अकॉर्डिंग टू आपकी बुक से ही रिलेटेड आपको ये लिखने हैं। अब हाई, हाई का मतलब क्या होता है, स्काई, इसका जो है हाई यानी कि ऊंचा, और इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हाई का स्काई। तो ये जो है इसके वर्ड्स आएंगे, तो मतलब मिलते, डेज का स्टेज मिलता हुआ हो गया, बंच का लंच हो गया, मिलता जुलता सा हो गया, और स्मॉल का ऑल, ये भी सेम राइमिंग वर्ड हो गया, और गो का हो गया ब्लो, और हाई का हो गया स्काई। तो ये जो है आपको इस तरह से ये करना है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है इसका, ये क्वेश्चन आंसर नहीं, ये है आपके वर्ड्स। बंच यानी कि गुच्छा, पर्पल ये कलर होता है, स्ट्रिंग होता है धागा, काट होता है लकड़ी की जो है गाड़ी, तो और ये परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। तो ये वर्ड्स के जो है मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ये जो है लिखना है अपने आप से, कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है आप अपने आप इसको वर्ड जो है वर्ड को यूज करके सेंटेंस बना सके। तो स्टूडेंट आज के ये वीडियो इतना ही, और आपको ये रिवीजन पार्ट है क्योंकि ऐसे 1 में ये आएगा, तो लेकिन इसके एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन मैं आपको ये पूरा इसलिए समझाया है
क्योंकि इन्हीं में से जो है आपके एमसीक्यूज आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको करना है। सो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।